2020 में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। जयपुर आए और जयपुर में उन्होंने पुलिस के 100 वाहनों को हरी झंडी दिखाई, मिलेट्स के 64 आउटलेट्स का उद्घाटन किया, और भी कई जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं योजनाओं का शुभारंभ किया। वहां पे लगी कोऑपरेटिव के एक एग्जीबिशन का भी उन्होंने शुभारंभ भी किया और उसको विजिट भी किया। देखा उन्होंने कि क्या कुछ चल रहा है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से, किस तरह के प्लेटफॉर्म में उन्होंने जानकारी भी ली। लेकिन अपने भाषण में, अपने अंदाज से उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला भी बोला, कांग्रेस पे भी बोला, गरीबी को लेकर के भी कहा। और उन्होंने कहा कि आज देखिए, कानून व्यवस्था की बात हो या फिर पेपर लीक होते थे, पहले पता नहीं चलता था कि ये पेपर पूरा समय पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे सफल करके दिखाया और समय पे ये परिवर्तन किया कि समय पे पेपर होने चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो चलिए, मैं हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करूंगा और आपको अवगत कराता हूं। हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं, कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, भाजपा से पूर्व सांसद आर रामकुमार वर्मा साहब हमारे साथ में हैं। अनिल जी, अगर ओवरऑल देखें हम इस दौरे को अमित शाह जी के, तो यूँ तो अगर देखें तो क्योंकि कोऑपरेटिव वर्ष मना रही है 2025 को केंद्र सरकार, कोऑपरेटिव के प्रमोशन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मजबूत कर एक अपनी भारत का जो स्ट्रक्चर है उसे दुनिया के सामने भी लेके जा रहे हैं। राजस्थान को भी उन्होंने इस कड़ी में बताया है, जो तारीफ की है राज्य सरकार की कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें उनके भाषण को, उनके दौरे को, तो किस तरह से जांचा जाए इसे? देखिए, तो देखा जाए राजस्थान में अमित शाह का दौरा राजनीतिक मायनों में काफ़ी अहम है। अमित शाह का दौरा और अमित शाह का मंच से जो संबोधन है वो राजनीतिक मायनों में काफ़ी अहमियत भी रखता है, और ये भी रखता है कि आखिरकार विपक्ष पर किस तरह से निशाना रहा है और सत्ता पक्ष के लिए खासतौर से राजस्थान के अंदर जिस तरह से सियासी चर्चाएं चल रही थी पिछले दिनों से, उस पर क्या कुछ आलाकमान का एक तरह से इशारा है या फिर क्या मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं। अमित शाह ने संबोधन के अंदर सहकार से समृद्धि की बात करी और ये तक कहा कि राजस्थान ने भी केंद्र की चाहे योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर सहकार के क्षेत्र में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो काम किया है, काफ़ी तारीफ वहाँ पर खुले दिल से मंच से अमित शाह ने वहाँ पर की है और ख़ासतौर से सराहना भी की। और ये कहा कि सहकार से पिछले 100 साल का अगर इतिहास देखा जाए काफ़ी योगदान रहा है सहकार का, लेकिन आने वाले जो 100 साल हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इसमें कही जा सकती है कि इसमें सहकार का बड़ा योगदान रहने वाला है। यानी पिछले दिनों, पिछले इतिहास में अगर देखा जाए तो सहकार का नाम इतना नहीं होता था और इस सेक्टर को कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड के तौर पर देखा जाता था, ना ही कोई बड़ा मंत्रालय इसका था। तो ऐसे में अब क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है ये खुद अमित शाह जी के पास में है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि लगातार इनोवेशन की बात की जाए या फिर 2025 वर्ष को मनाने की बात यहाँ पर की जाए, हम देख रहे हैं 2 लाख पैक्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको कंप्यूटराइज वहाँ पर किया जा रहा है। तो इनोवेशन के साथ साथ बेहतर काम कैसे हो सकते हैं, और अगर सहकार होगी तो समृद्धि गाँव तक अपने आप जो है वो समृद्धि पहुँचेंगी। ऋण की बात अगर की जाए या फिर गाँव तक, किसान तक, गरीब तक योजनाओं के लाभ पहुँचाने की बात की जाए, सहकार से उनकी समृद्धि, उनके जीवन को खुशहाल करने की बात की जाए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मजबूती से किया जा सकता है। और यही मंच के माध्यम से जो अमित शाह थे उनके संबोधन से भी लगा और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि देश में सहकार मजबूत होगा और राजस्थान में कहीं ना कहीं सहकार मजबूत होगा। तो विजन जो 2047 का लेकर चला जा रहा है, चाहे विकसित राजस्थान की बात की जाए या विकसित देश की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से साकार होता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, पौरुष जी आपके पास में आना चाहूंगा। बयान केंद्रीय गृह मंत्री का कांग्रेस पे भी रहा, पूर्ववर्ती सरकार पे भी रहा, तो जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि मन से कुछ सियासी मायने भी इसके देखे जा रहे हैं। तो कुछ उन्होंने प्रदेश को अगर सौगात की बात करें तो जो उद्घाटन किए हैं उनकी हम मान सकते हैं, लेकिन हमला पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस पे भी रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी पूजा होती है वो प्रभु का नाम लिए बिना नहीं होती,
ऐसे भारत की राजनीति में कांग्रेस की ये प्रासंगिकता है कि कांग्रेस को नाम लिए बिना भारत में कोई राजनीति कर ही नहीं सकता। और खास करके भारतीय जनता पार्टी का तो आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे, छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक बात करेंगे तो इनके हर बात में पहले तो कांग्रेस की बुराई आएगी, कांग्रेस का पूरी कांग्रेस चालीसा गाएंगे, उसके बाद में कुछ बचा खुचा कुछ समय होगा 2 4 5 10 मिनट का, वहां पर ये कोई अपनी छोटी मोटी उपलब्धि बताएंगे। उसी क्रम में आज अमित शाह जी जो है उन्होंने आकर के इस तरह की बातें राजस्थान में की, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि विधानसभा चुनाव से पहले हर रैली में वो कांग्रेस की सरकार पे जो कन्हैयालाल हत्याकांड था उसको लेकर के जिस प्रकार से बातें किया करते थे, चाहे वो पेपर लीक वाला मामला उसको लेकर के बातें किया करते थे, कन्हैयालाल हत्याकांड वाले मामले में इनके द्वारा लगातार भ्रम फैलाया गया है। कहा गया कि साहब कांग्रेस सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जबकि हमारे द्वारा 50 लाख का मुआवजा दिया गया था। हमारे द्वारा 2 सरकारी नौकरियां दी गई थी। आपको पता है कि उसके हत्यारों को हमने तत्काल ही 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था, और वो जो अपराधी पकड़े गए थे चाहे वो भले किसी भी धर्म के हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जब उनकी फोटोएं सामने आने लगी, मीडिया चैनलों पर चलने लगी, सोशल मीडिया पर चलने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी घबराई और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए आई और उसने जो है उसको केस को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद उस केस का बताइए क्या हाल हुआ। आज उसको केस को 3 साल हो गए, वो अभी केस अभी तक ट्रायल पे, सजा मिलना तो दूर है, ऐसी कोर्ट में जाकर के केस फंसा दिया गया है। क्या पता जज साहब को मजबूर किया गया या फिर क्या परिस्थितियां रही, वहां पे जज साहब जो आधे ज्यादा तारीखों पे नहीं बैठते वहां पे। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, पेपर लीक पे आज बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पर ये बात भूल गए कि जिस एसआई भर्ती परीक्षा को मुद्दा बना करके लोग सरकार में आए, उसका क्या हुआ साहब। आपकी एसओजी कह रही है कि इसको परीक्षा को कैंसिल कर दो, डबल एजी कह रहे हैं सरकार भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दो, पुलिस मुख्यालय कह रहा है भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दो, और प्राइमरी तौर पर मंत्रिमंडलीय समिति भी कह रही है कि भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दो। पर चूंकि ये लोग कहते थे कि साहब जब इसकी जांच होगी बड़े बड़े मगरमच्छ निकलेंगे, बड़ी बड़ी मछलियां निकलेंगी, तो मगरमच्छ कौन निकले, मछलियां कौन निकली, वो आपने हनुमान बेनीवाल जी जब धरने में बैठे थे उन्होंने, आप लोगों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि इन्हीं की सरकार के एक मंत्री थे, इन्हीं की सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। इस वजह से इन लोगों को जो है उस मामले पर यूटर्न लेना पड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात, आज जो अमित शाह जी जो जयपुर में है, इसका श्रेय निश्चित तौर पे आपको हम लोगों को देना चाहिए। हमारा विपक्ष इतना हावी रहा कि भजनलाल सरकार जो है वो हर मोर्चे पर बुरी तरह विफल हो गई। और आपने देखा 3-4 दिन पहले तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि भजनलाल हटाओ और राजस्थान बचाओ। टॉप ट्रेंड जो ट्विटर पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो भजनलाल सरकार को हटाने के लिए किया कर रहा था। उसके बाद अमित शाह जी को लगा कि भाई हमारी पर्ची सरकार के मार्फत जो हमारा एक नाम का पर्ची से जो मुख्यमंत्री बना हुआ आदमी है कहीं हट नहीं जाए, उसको मजबूती देना जरूरी है, इसलिए आकर के राजस्थान में उनको जुमलेबाजी करनी पड़ी। परंतु उनका जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ तो कर दी, और हम तो खुद ये चाहते हैं जो ट्रेंड चला वो तो राजस्थान की जनता ने चलाया था, भजनलाल हटाओ। लेकिन मैं कांग्रेस से होने के नाते इस बात को चाहता हूं, मुझे पता है भाई हम इनकी तरह लोकतंत्र के हत्यारे तो है नहीं कि हम जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम बीच में कोई सरकार हटाने की साजिशें रचें या ऑपरेशन लोटस जैसा हम और कुछ चलाएं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भजनलाल जी 5 साल बने रहे, भजनलाल जी 5 साल राजस्थान में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी भला है और आने वाले टाइम समय भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति तय है। परंतु भजनलाल जी के बारे में आज बड़ी बड़ी बातें अमित शाह जी ने कर दी, लेकिन स्थिति क्या है वो अपन कहते हैं कि भाई कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। मजबूरी है, अमित शाह जी की मजबूरी है, और अभी हमारे आदरणीय यहाँ पे राम कुमार जी बैठे हैं सांसद साहब, इनकी मजबूरी है, भजनलाल जी के पक्ष में गाथा गाएंगे, इनकी मजबूरी है बेचारों की पार्टी लाइन पे। परंतु भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा आप देखिए। अमित शाह जी पहले हरियाणा में भी गए थे, आपको ध्यान होगा जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दिन में मंच से तारीफ कितने शाम को मनोहर लाल खट्टर जी को रवाना कर दिया था। इसलिए हम तो भगवान से दुआ मनाते कि वहां हरियाणा वाला एपिसोड यहाँ नहीं रहे, भजनलाल जी को बनाए रखना भाई, कम से कम हमारे लिए कम से कम आसानी रहेगी 3 साल बाद चुनाव जीतने के लिए। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। चलिए अभी वर्मा साहब देंगे आपको पूरा जवाब। वर्मा साहब आपने सुना कि ये सब कुछ एक मैनेज करने के लिए अमित शाह आए थे यहाँ पे। देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनकी आदतें सभी की है। पौरुष जी अच्छे आदमी है, लेकिन चूंकि इनकी मजबूरी है कि ये झूठ भी बोलेंगे, अपनी पार्टी की क्या दुर्गति है, इनके लीडरों की क्या दुर्गति है, इनका कितना अपसेट माइंड हो रहा है, इनके सीनियर लीडरों किस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अभद्रता पर भी नहीं जाती है, न कभी वे आलोचना करती है। आलोचना के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस की कहीं कमी को करता तो वो वास्तविकता होती है। और मैं ये कहूँ कि अब ये कह रहे थे, और मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि पौरुष जी जैसे युवा कह रहे हैं कि ये तो प्रजातंत्र की हत्या कर देते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन्होंने तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या करी है, उसको ये भूल गए और ये कह रहे हैं कि ये तो किसी को भी हटा देते हैं। कि इनको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने कितना युद्ध किया। 1975 का क्या काला दिवस वो आज जनता के सामने है। इससे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगर 38, 39, 40 और 42 को हम देखते हैं तो कितना संशोधन किया इन्होंने। संशोधन नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया।
जो प्रस्तावना में चेंज नहीं होने चाहिए थे। लेकिन चूंकि आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकार मंत्री जो राजस्थान के अंदर ये सहकार और रोजगार महोत्सव पर आए हैं, तो ये एक ऐतिहासिक वो है। और ये राजस्थान के लिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट राजस्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। 1904 से अगर हम देखते हैं, अजमेर से शुरुआत यात्रा करते हैं, भरतपुर में अगर हम कृषि बैंक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में देखते हैं तो राजस्थान के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट तो था। लेकिन चूंकि ये दुर्भाग्य ये था कि आज़ादी के बाद में जिस तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे जनता के लिए, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि जन सामान्य की जो आवश्यकता है वो पूर्ति हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, लोग मिलकर के और सहभागिता से कार्य करें, लेकिन वो राजस्थान में नहीं हुआ। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ही सरकार आई और उन्होंने सोचा कि ये सहकारिता विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और जीवन स्तर को अगर उठाना है, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था को, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाना है तो सहकारिता करना है। उसके लिए 1921 में जिस तरह का 2021 के अंदर जो मंत्रालय बना और उसके अंदर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी जैसे एक अनुभवी व्यक्ति जो सहकारिता क्षेत्र के अंदर गुजरात में जो बहुत एक्सपर्टाइज रहा है, क्योंकि जब यूथ थे वो उस समय वो वहाँ के जो एक कृषि बैंक के ये प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में 2001 के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकोष्ठ सहकारिता का बनाया, उनको संयोजक बनाया गया। ये सौभाग्य है। और उन्होंने 2021 में जो ही मंत्रालय बनाया, तो योगेंद्र जी मैं बताना चाहूँगा, पौरुष जी को मालूम होना चाहिए, करीब 61 इनिशिएटिव ऐसे हमने लिए हैं जिससे कि सहकारिता मजबूत हो। आने वाले जो 100 साल की हम बात करते हैं, आगे आने वाले 100 साल में ये मजबूत हो। आपको मालूम होना चाहिए पौरुष जी, आप सहकारिता पर बात करिए, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप देना आपके लिए इजी है, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी नाजुक होगी, आपको अंतर अपने आप में समीक्षा करनी चाहिए। बल्कि आप जो भाजपा का नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व और यहाँ भजनलाल जी के नेतृत्व के जो कार्य हैं उनको देख करके आपको ईर्ष्या तो क्या होगी, आप बढ़ाई करने के अलावा कर भी कह सकते हो, उनको आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और माननीय केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सहकारिता मंत्रालय, जो सहकार्य मंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश में जो कार्य आपको मालूम होना चाहिए, 2 लाख करीब पैक्स का निर्णय लेना कि पैक्स को 2 लाख हम पैक्स होंगे और पैक्स के अंदर 44 लाख तो पैक्स पूर्ण रूप से हो गए हैं। और आपको ये कोई छोटी बात नहीं है, जितने भी पैक्स है योगेंद्र जी उनको कंप्यूटराइज भी कर दिया गया है, जिसके अंदर जो भ्रष्टाचार होता था कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, व्यवस्थापक और उनके जिस कमेटियां थी, मुझे मालूम है, मैं रिजर्व बैंक में रहा हूं, मैंने ऑडिट किया है कि क्या हालत थी। यहाँ इनका ड्यूअल सिस्टम था, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना होता था कि वहाँ फोन बैंकिंग की होती थी और उसके बाद में हमको ऑडिट के लिए रिकॉर्ड नहीं देते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, आने वाले समय में सहकारिता उर्वरक क्षेत्र में, बीज क्षेत्र में, चाहे वो हमारे छोटे उद्योग धंधे में, चाहे दुग्ध डेयरी के मामले में, आपने देखा कि भंडारण की स्थिति 200 से करीब आज 24 का उद्घाटन किया गया। आज करीब 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के अंदर जो वर्क कर रही है और राजस्थान में 41,000 करीब है जो काम कर रही है। और आने वाले समय में हम संकल्पित हैं, ये प्रतिबद्धता के है कि आने वाले समय हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके साथ में नाफेड के अंदर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा देंगे, उनको एमएसपी के आधार पर उनको मूल्य भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में जो प्रगति हुई है, चाहे वो लखपति दीदी के मामले में हो, चाहे गरीब लोगों को गरीबी से उठाने का मामला हो, उसको हर क्षेत्र में जोड़ा गया है। चाहे वो उर्वरक का मामला है, चाहे उत्पादन का मामला है, चाहे वितरण का मामला है। तो ये इसको प्रैक्टिकल में जो कांग्रेस के शासन में मैं नहीं जाता था, लेकिन चूंकि शुरुआत इन्होंने कांग्रेस के साथ हमने ये किया वो किया नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज भारत के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर गरीबों के लिए, मध्यम क्लास के लिए, किसानों के लिए एक जीवन दान होता। लेकिन इन्होंने इतना, मैं कहूं कि वो किया, उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुजरात, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के लिए वाकई जाने जाते हैं। और ग्रामीण विकास की बात करें तो उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, लोगों को बड़ा एम्प्लॉयर के रूप में कोऑपरेटिव को देखा जाता है। अपने बूते उन्होंने कोऑपरेटिव को बहुत मजबूत किया है, उनका अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया है महाराष्ट्र में भी। और ये बात सही कह रहे हैं वर्मा साहब कि खुद कोऑपरेटिव से जुड़े रहे हैं अमित शाह भी।
राजस्थान में लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहा कुछ कोऑपरेटिव का, क्योंकि ना समय पे कभी चुनाव कराए गए, ना कोऑपरेटिव को सिर्फ एक काम किया है कोऑपरेटिव में, बस किसान ऋण के रूप में आप पैसे बांट दो, और उसका भी खेल आए दिन कोई सरकार हो चाहे आए दिन किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं कि किसान को जो ऋण दिया जाता है उसी में से प्रीमियम काट लिया जाता है, और मिलता क्या है अगर फसल का खराबा होता है। तो यहाँ जो ज़रूरत है रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, इसे सुधार करने की आवश्यकता है। हम केवल कोऑपरेटिव का बस सिर्फ यहाँ तक हम एक सीमित करके रख दिए कि किसान ऋण के रूप में हम कर देते हैं। 1.5 साल वर्मा साहब आपका भी हो गया, इन लोगों के वक्त भी कोऑपरेटिव के चुनाव का अता पता ही नहीं रहता, कब चुनाव होंगे कब क्या होगा। तो उससे इसका जो महत्व बना था 1904 में, वो मुझे लगता है कि वो प्राथमिकता में नहीं रहा सरकारों की में। मुझे कहने में कहीं को हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, ना समय पे कभी चुनाव हुए, कभी नहीं हुए चुनाव, और ना वो तरजीह जो मिलनी चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर को मिल पाई। डिपार्टमेंट है, सब कुछ है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। अमित शाह के पास में ये विभाग इस बार मिला है और वो जानते हैं, उनकी इच्छा भी है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो गृह के साथ साथ जो ये देख रहे हैं, उनके एक कहा जाता है, एक बार पूछा गया उनसे, तो उनकी एक हॉबी है ये कि कोऑपरेटिव एक आंदोलन है, एक विभाग के रूप में या एक संगठन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर इसको वाकई धरातल पे उतारा जाए तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कई नवाचार इससे देखने को मिल सकते हैं। टीमें गई हैं, महाराष्ट्र भी गई हैं, गुजरात भी गई हैं, लेकिन वापस लौट के आई तो जिन अधिकारी गए पता लगा अगले लिस्ट में उनके नाम आ गए, वो चले गए। हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी कमी है कि हम विदेश भी भेजते हैं अधिकारियों को और अगले लिस्ट में वो रवाना हो जाते हैं। अगर किसी को आप कहीं भेज रहे हो चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ के विकास के लिए, तो तय करनी चाहिए ड्यूटी। कम से कम 2 साल तक वो अधिकारी वहीं पे रहे जिस पद पर है, जिसके लिए वो जा रहे हैं कुछ जानकारी लेने के लिए। क्या फ़ायदा फिर उसका, गवर्नमेंट का पैसा भी लगता है और उसके बाद में उन्हें रवाना भी कर देते हो। तो चले मैं पौरुष जी आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा आंदोलन है, आंदोलन स्वावलंबन का, स्थानीय लोगों को मजबूत करने का और लोकल फॉर वोकल का, लेकिन वो दिशा में आगे हम नहीं बढ़ पाए। चाहे सरकार आपकी रही और चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे इससे पहले की सरकार हो, समय पे किसी ने चुनाव ही नहीं करवाए, तो उससे प्राथमिकता का अंदाजा लगता है। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी। भारतीय जनता पार्टी जो अभी के प्रवक्ता साहब भी और जो गृह मंत्री जी जो बड़ी बड़ी बातें सहकारिता पे कर रहे थे, तो एक बात याद आती है कि कहा जाता है कि भाई दादाजी ने जमीन खरीदी, बेटे ने उस पर बड़ा सारा मकान बनाया और पोता जो है उसके रंग कलर पेंट करवा करके श्रेय ले रहा है और लोगों से कह रहा है कि भाई देखो कितना अच्छा मकान हमने बना दिया। एक फैक्ट के साथ जवाब, मैं सब्जेक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी सहकारी क्षेत्र को लेकर कितनी गंभीर है, इस बात से पता पड़ता है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव 2011 में करवाए गए और उसके बाद में जो है वो चुनाव 2022 में हुआ। राजस्थान में 2011 में भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी और 2012 में जब 2022 में जब चुनाव हुए तभी भी हमारी सरकार थी। आपकी पहली सरकार वसुंधरा जी की रही, आपकी दूसरी सरकार वसुंधरा जी की रही, एक बार भी आपने कोऑपरेटिव के चुनाव कराए नहीं कराए। आप लोग चुनाव के खिलाफ है, आपके नेता पर्ची मुख्यमंत्री बनाते हैं, पर्ची राज्यपाल बनाते हैं, आप लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते। ये कांग्रेस सरकार की देन थी जो सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी समय पर कराए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी हमने समय पर कराए। आप लोग पंचायतों में चुनाव आप पंचायती राज में आकर हमने बड़े बड़े काम किया, अब देखिए फैक्ट पे आना चाहूंगा। कम से कम युवा है ये तो 20 के मामले में क्या हुआ था, मैं इतिहास में जाऊंगा। भारत में ध्यान दिलाना चाहूंगा, मैं आपसे कहूंगा 1951 में पार्टी ग्रामीण गठन किया गया। भारत की प्रथम योजना जो 1951 में रही, उसे भारत के सहकारिता आंदोलन के बारे में विस्तार से उसमें हमने बताया। जो भारत के नवनिर्माण में जिसका जो हमने वादे के अंदर उल्लेख किया, उसके बाद हमने 1953 में भारत सरकार और आरबीआई ने सहकारी समिति के कार्मिकों के आवश्यक प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहकारिता प्रशिक्षण समिति की हमने स्थापना करी। 56 में 61 में राष्ट्रीय रूप में नियोजित विकास की स्कीम के भाग के रूप में 1956 में। अब आप ये वर्मा साहब, भाई योगेंद्र जी सब्जेक्ट से हट करके बोलेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, तो ये क्यों, एक मिनट, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य माना जाता है
और जिस तरह से तारीफ की है भजन लाल की, उससे ये भी एक मैसेज जा रहा है कि जो विरोधी हैं या फिर जो एक चर्चा थी कि भजन लाल जाने वाले हैं, सर सुनिए, तो उनको भी एक तरह से अमित शाह जवाब देकर के गए हैं कि भजन लाल 1.5 साल में काफी काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर भजन लाल जी कहीं नहीं जाते तो मैंने जैसा आपसे कहा कि कांग्रेस, हम तो चाहते हैं कि भजन लाल जी पूरे 5 साल तक रहे तो हमें तो और आसान हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, मैंने हरियाणा वाला उदाहरण दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ भजन लाल जी की नियुक्ति पर अमित शाह जी की और मोदी जी की मोहर है। अगर इन परिस्थितियों को हटाना पड़ता है, परिवार के नहीं कहलाएगी। इस स्थिति में आपको हटाने से पहले हो सकता है उनकी तारीफ इसलिए की गई है कि उनके पक्ष में माहौल बनाया जाए, फिर उनको बाद में शांति से उठा करके साइड में रख दिया। आप लोगों का दोधारी तलवार है, आपकी तलवार, एक तलवार के एक हिस्से से आप विपक्ष को मारते हो, एक हिस्से से आप अपने आने वाले मारते हो, आप अपने समर्थकों को मारते हो। आपने अपने सहयोगी दल जितने भी थे आपने उनको खत्म किया, आपने अपनी पार्टी की पुराने नेताओं को खत्म किया, आपने राजस्थान के पुराने जमाने के वसुंधरा जी के जमाने के नेता थे उनको आपने खत्म कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के नेता थे उनको आपने खत्म कर दिया। आप तो दोधारी तलवार है, विपक्ष को कम मारते हैं, खुद को ज्यादा मारते हैं। इनका घर इनका संभल नहीं रहा योगेंद्र जी, बताइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो क्या है कि इनका घर इनसे संभल नहीं रहा, एक परिवार की भक्ति करते हुए इन्होंने वर्षों निकाल दिए। साहब हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमने तो वोटिंग से करवाया है, आपका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहरा बन के बैठा हुआ है। अब आप तो सुनिए, जवाब में इतने सारे सवाल खड़े करके आपने सब्जेक्ट से हट करके जो सवाल नहीं किए, मैं कहता हूं कि आपने वो फिरत में आ गई है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के कि चिल्लाओ, झूठ बोलो और उसके बाद में जो भी आए हो जाए। पहले तो मैं आप ये कह दूं कि भजन लाल जी का कार्य इतना अच्छा है कि अमित शाह जी ने जो प्रशंसा की है उनके कार्यों के लिए की है, व्यक्तिगत किसी भजन लाल जी के ये चेहरे के आधार पर नहीं किए। उनके कार्य उन्होंने 1.5 वर्ष में किए और आपके 5 वर्ष के जो कार्य है ना, आपको एक एक गिनाएंगे तो देखेंगे कि आपने लटकाया। पानी के मामले में आपने 5 वर्ष निकाल दिए गए, लेकिन भजन लाल जी के आने के बाद में आपको मालूम है राम सेतु परियोजना के लिए जो काम हो रहा है, यमुना हमारे पेपर लीक के मामले में आप कह रहे हो कि आपने कोई एक्शन लिया, आपके 22 एग्जाम हुए, कितने पेपरों के आउट हुए, क्यों नहीं कंट्रोल हुआ? क्यों आपने ऐसे मेंबरों को बना करके आरपीएससी में भेजा गया? पॉलिटिकल आपने अपॉइंटमेंट किए गए, उनने क्या जो अंदर बैठे हैं उनके परिवार के सदस्य अंदर बैठे, आप ये लेते हो कि रद्द की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर चीज को गंभीरता से लेते हुए छानबीन करके और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है और वो करेगी। और आपके सामने जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो भी आएंगे और वो बचेंगे नहीं। लेकिन आपके तो ये है कि आप अपना मेंटल अगर बैलेंस खो चुके हो। मैं तो कहा कि अभी देखते हैं योगेंद्र जी, मुझे तो ताजुब आता है जब मैं इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी के जब स्टेटमेंट देखता हूं कि वो जहां डिप्टी सीएम इनके लिए नकारा निकम्मा ये कहता था, आज भजन लाल जी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके लिए पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। क्यों फ्रस्ट्रेशन में? अरे भाई, उनको आपके राष्ट्र में कांग्रेस ने अगर उनका कहीं स्थान कमजोर कर दिया है तो इसके हमारी तो गलती नहीं है, इसके हमारी तो गलती नहीं है। अगर उनका कहीं वर्चस्व खत्म हो गया तो जनता ने किया या आपकी पार्टी के जो एक परिवार के लिए समर्पित है उन लोगों ने किया? तो आप अपने आप में चिंतन करिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक के बाद में एक कर, चाहे हम महिलाओं के क्षेत्र में लें, चाहे युवाओं के क्षेत्र में लें, किसानों के मामले लें, एमएसपी के मामले में, आज सहकारिता से जोड़ते हुए हम बात करें तो करीब करीब 20% से अधिक है जो हमारे धान और ये गेहूं है उसकी है जो 20% करीब है जो सहकारिता क्षेत्र काम कर रहा है। 30 और 35% तेलन का कर रहा है, गंवार और बाजरे का काम उसके द्वारा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसके अंदर मैं एक बार अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। भजन लाल के 1.5 साल की तारीफ करना इस मौके पे, क्योंकि हाल ही में एक अशोक गहलोत का ट्वीट था कि साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो बने रहें, नए हैं वो काफ़ी अच्छा, वो काम की तारीफ नहीं की लेकिन उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए। तो तारीफ करना क्या उसका काउंटर माने या फिर एक्चुअल में ही भजन लाल की तारीफ करके गए? देखिए, जिस तरह का माहौल था, अब अमित शाह जी डायरेक्ट कांग्रेस के नेताओं को तो बयान नहीं देंगे, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है कि आखिरकार विपक्ष क्या कह रहा है या फिर दूसरे दल के नेता का बयान किस तरह से, उसका काउंटर कहाँ किया जा सकता है।
आज जयपुर में आए और राजस्थान की राजनीति में एक सियासी हलचल पिछले 4 से 5 दिन से लगातार चल रही है। और ये हलचल जो थी, हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब ट्वीट किया और कहा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, ये चर्चा दिल्ली में है। यहाँ से हमने देखा कि एक सियासी तूल कहीं ना कहीं पकड़ता हुआ नजर आया। कार्यक्रम सहकार का जरूर था, लेकिन अमित शाह ने यहाँ से ये मैसेज देने की कोशिश यहाँ से की है कि बार बार जो सराहना की गई विकास कार्यों की, राजस्थान में जिस तरह से काम हुए, चाहे पेपर लीक के ऊपर SIT गठित करने के बाद में एक्शन जिस तरह से लिया गया हो, केंद्र की योजनाओं को राजस्थान में लागू करने की बात हो, सहकार के जो काम है राजस्थान में, देश में जिस तरह से काम है उनकी तुलना में राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहे हों, इन तमाम विषयों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाई, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा था, एक जवाब उस मंच के माध्यम से ये अमित शाह का विपक्ष को कहीं ना कहीं दिया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि इनका दौरा और जो कुछ सौगातें दी हैं, राजस्थान को दी हैं, कई जगह देश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। और एक जब केंद्रीय नेता आता है और उसमें भी उस पार्टी का वो सियासी नेता जिसका अपना एक कद है, तो उसके कई मायने होते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।